हेलो एवरीवन। एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गे। आज हम बात करेंगे योग कारक और मारक ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में आज शुरू करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले हम एक लाइन बतला दें कि योग कारक और मारक ग्रह क्या होता है। ये बतलाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अक्सर जब ये समझ जाते हैं कि मारक ग्रह या मारक ग्रह के नाम से ही हम बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और हमें बहुत ही टेंशन हो जाती है कि अब तो हमारा लाइफ ख़त्म हो गया, ये ग्रह जो हैं अब मारक हो गया, अब मेरे साथ क्या होगा पता नहीं। और इन्हीं सब बात को लेकर कभी कभार वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और ऐसे ज्योतिषियों के पास भी बहुत सारा उसको अच्छा करवाने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर देते हैं। तो योग कारक से तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि योग कारक ग्रह तो सही में एक ऐसा ग्रह जो आपकी उन्नति में सहायक है, आपको आपकी धन वृद्धि में, आपके जीवन को लंबा करने में, आपको स्वास्थ्य को अच्छा करने में सहायक होंगे। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको बढ़ाने में योग कारक ग्रह आपके सहायक होते हैं। लेकिन यहाँ ये भी बात है कि योग कारक सिर्फ राशि के आधार पर नहीं होगा। योग कारक ग्रह भी आपके मारक हो सकते हैं यदि वो गलत जगह पर चले गए, त्रिक भाव में चले गए, 6, 8, 12 में चले गए या फिर नीच के हो गए तो योग कारक का भी फल देंगे, लेकिन उसके बाद वो मारक का भी फल देंगे। यदि वो गोचर में लग्न से जुट जाएं या फिर 6, 8, 12 में ही चले जाएं तो वो योग कारक ग्रह जो अब नीच के हो गए हैं तो वो नीचता का भी फल देंगे। और यदि मारक ग्रह हैं तो और मारक ग्रह भी उच्च के हो गए या युति में बैठ गए, राजयोग बना लिए तो कष्ट तो कुछ समय तक होगा ज़रूर, लेकिन उसके बाद वो अच्छा लाइफ देंगे, अच्छा जीवन देंगे, या जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव से संबंधित वो अच्छाई प्रदान करेंगे। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मारक ग्रह भी हमें अच्छा दे सकते हैं। हम सिर्फ उससे मरने की जानकारी नहीं लेंगे कि ये मेरा मारक ग्रह हो गया तो इस ग्रह से मेरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरने का जहाँ तक कि सवाल है कि मेरा डेथ कब होगा, इसके बारे में ऋषि पराशर जी ने ये बताया है कि जी कितना भी आप उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये स्पष्ट लिखा गया है कि उसका सटीक जानकारी उतना नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ही है। और दूसरा बात, ये स्पेशली मेरे तरफ से आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप माने चाहे नहीं माने, कि इस मेथड को कोई भी मत सीखिए कि कब मेरा मृत्यु होगा। उससे बिना मतलब का आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लाइफ और मृत्यु के बीच, ज़िंदगी और मृत्यु के बीच बहुत सारा समय है जिसको आप बहुत अच्छा से ज़िंदगी बिता सकते हैं। सिर्फ वही मरने वाली बात नहीं है। हाँ, मारक ग्रह को कष्टकारक जरूर बोला जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये मेष राशि की कुंडली है। तो यहाँ पे जो लग्नेश हुए, मेष राशि के देवता मंगल, उनको लग्नेश कहा गया। तो अक्सर लग्नेश को योग कारक माना ही जाता है, लेकिन ये फर्स्ट हाउस और 8th हाउस के मालिक हुए, लेकिन फिर भी इनको योग कारक ही माना जाता है। लेकिन योग कारक होकर इस कुंडली में वे 4th हाउस में आए हैं, तो 4th हाउस भी अच्छा ही है, लेकिन यहाँ आके वो 4 नंबर की राशि में आ गए तो ये नीच के हो गए। तो जिनका भी ये कुंडली है उनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उनका लाइफ जैसे मैंने देखा है कि उनका बहुत ही अच्छे घर में जन्म हुआ है और बहुत अच्छा से समय बीता ही है। तो 4th हाउस में आकर थोड़ा ये नीच के हो गए तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि घर में उनको क्रोध आता होगा, ऐसा है। या फिर गोचर में जब ये लग्न से जुटेंगे या 6, 8, 12 में चले जाएंगे तो यहाँ पर जो मंगल नीच के हुए हैं तो उसका प्रभाव वो दिखला सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहाँ मंगल को हम
मारक लेके ही चलेंगे। थोड़ा सा यदि वो हनुमान चालीसा करें या मंगल का बीज मंत्र करें तो इससे फ़ायदा हो सकता है। अब मेष राशि के लिए शुक्र जो हुए ये यहाँ पर मारक हुए, मारक जरूर हुए क्योंकि वे सेकंड हाउस और 7th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्र। लेकिन मारक होते हुए भी ये 7th हाउस में ही बैठ गए, तो यहाँ पे ये शुक्र उच्च के हो गए, तो ये अपनी उच्चता का भी परिणाम देंगे। और यहाँ पे युति भी अच्छे ग्रहों की हुई है, सूर्य आ गए। ऐसे तो यहाँ पर बुध मारक हो गए, बुध मारक हो के यहाँ पे आ गए, तो उसका थोड़ा सा दुष्परिणाम मिल सकता है। इनको अपनी वाणी पर परहेज करना पड़ेगा। और शुक्र चूँकि ऊंच के हो गए हैं तो यहाँ पर इसका अच्छा ही परिणाम होगा। तो शुक्र यहाँ पे मारक हो के योग कारक हो गए, तो शुक्र को यहाँ पर हम योग कारक ही मानेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे बुध 3rd हाउस और 6th हाउस के मालिक हुए। तो 3rd हाउस और 6th हाउस के मालिक हुए तो नियमतः ये मारक ही हुए। लेकिन हम ये सभी जानते हैं कि 3rd हाउस से हम क्या क्या जानते हैं। 3rd हाउस से हम अपने पराक्रम को जानते हैं, छोटी मोटी यात्रा को देखते हैं, और अपनी वाणी को भी देखते हैं, तो बहुत कुछ देखते हैं। और 6th हाउस से भी जैसे रोग ऋण रिपु के अलावा ये जॉब और कंपटीशन का भी भाव है। तो कहने के लिए तो ये मारक है, लेकिन फिर भी इस दोनों भाव में भी अच्छाइयाँ हैं। तो ऐसा इसलिए मैं स्पेशली बतला रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। तो ये बुध यहाँ पर मारक के तो हुए, लेकिन यहाँ पर फिर ये सभी ग्रहों के साथ युति में आ गए, तो एक तरह से योग कारक ग्रह ही बन गए जो अपना अच्छा परिणाम देंगे। इनका ऐसे भी जॉब बहुत ही अच्छा है, तो इस दृष्टिकोण से भी हम देख रहे हैं कि ये योग कारक हो गया। तो बुध को हम मारक हो के यहाँ पे योग कारक हो गए, तो इनको हम सम में लेते हैं, ये सम का बराबर का परिणाम देगा। तो इनको बुध का सबसे प्रैक्टिकल उपाय ये करना चाहिए, इनका जो अपनी वाणी पर को कंट्रोल में रखें और गणेश भगवान का पूजा करें और बुध का बीज मंत्र का जप करें। अब चलते हैं गुरु यहाँ पर एक तो त्रिकोण भाव के मालिक हुए और एक 12वें घर के मालिक हुए। तो नियम ये है कि यदि 2 राशि किसी ग्रह की 2 राशि है और वो केंद्र के भी मालिक हैं और त्रिकोण के भी मालिक हुए, तो वे प्रबल योग कारक हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई खराब घर का मालिक है, जैसे कि यहाँ पे धनु राशि है और यहाँ पे मीन राशि है, दोनों के देवता गुरु हुए, तो एक को भाग्य स्थान मिला है और एक ठो मीन राशि को 12वां घर मिला है। तो एक खराब घर हुआ और ये एक शुभ घर हुआ, तो इसको योग कारक ही माना जाएगा। गुरु यहाँ पे योग कारक ही हुए, लेकिन योग कारक होकर ये 8th हाउस में आ गए, तो इसका सिर्फ खराब परिणाम नहीं होगा, इसका अच्छा परिणाम ये भी होगा कि ये व्यक्ति इनको ज्ञान बहुत होगा। ये कोई भी पढ़ाई यदि करें, शोध का काम करें या कोई यदि मान लीजिए भक्ति में जाएं, तो भी ये बहुत ही भक्ति में आ सकते हैं, रिसर्चर का काम कर सकते हैं। और गुरु ऐसे भी जो हैं सो बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो इसलिए भी इसका यहाँ पे कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। तो गुरु को भी हम थोड़ा सा 8th भाव को यदि माना जाता है कि खराब है, तो थोड़ा सा हम सम्मान लेते हैं, बस यही। और शनि यहाँ पे 10th हाउस के मालिक हुए और 11th हाउस के मालिक हुए, तो यहाँ पे ये शुभ ही होंगे, शुभ योग कारक होंगे, क्योंकि एक अच्छे घर के मालिक हैं। ये कर्म हाउस है, यहाँ से हम जॉब देखते हैं, यहाँ से अपना कर्म भाव देखते हैं, यहाँ से हम अपने हायर एजुकेशन को देखते हैं,
तो 10th भाव है और 11th भाव जो है प्राप्ति का स्थान है। यहाँ से हम कितना हमें प्राप्त होगा, इनकम कैसा होगा, किस सोर्स से होगा उसको देखते हैं, और बड़े भाई को देखते हैं। तो शनि यहाँ पे योग कारक होगा। इस घर को खराब क्यों माना जाता है? क्योंकि इस घर से हम रोग को भी देखते हैं, इसीलिए इसको खराब घर माना जाता है। लेकिन ये इनकम हाउस भी है, तो इसको फिर खराब क्यों माना जाएगा? लेकिन जो भी है, जो सिद्धांत है, तो लेकिन एक घर अच्छा मिला है और एक बुरा मिला है, तो ये अच्छा ही हो गया। और यहाँ पे शनि आके ऊंच बैठ गए तो ये उच्च के हो गया। तो यहाँ पे शनि योग कारक हो गया, प्रबल योग कारक हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा को हाउस मिला है अच्छा ही, तो यहाँ पे योग कारक हो गए, लेकिन वो 12 हाउस में चले गए, तो इनको मारक नहीं माना जाएगा। क्योंकि चंद्र और सूर्य को एक एक हाउस मिला है, तो इसीलिए यदि वो 12 हाउस में चले भी गए तो चंद्रमा और सूर्य को वैसा नहीं माना जाता है कि उतना कष्ट देंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।